बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, अवाम की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। इस महीने महंगाई की शरह 14.5% तक रही। बजट आने वाला है। बजट में IMF ने 11 शराइत रखी हैं। वो 11 शराइत मानी जाएंगी तो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। IMF ने सब्सिडी देने से रोका है और हुकूमत ने कहा है कि वो सब्सिडी खत्म कर देंगे। 430 अरब के नए टैक्सेस मुतारिफ कराए जाएंगे। 15,000 अरब का टैक्स टारगेट FBR को दे दिया गया है। ये अवाम की जेबों से पैसा निकाला जाएगा। इस टाइम IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी पर 166% जो है इफेक्टिव टैक्स रेट है और ज़राअत पर यह 0.3% है। इतना ज़्यादा टैक्स रेट जो कलेक्ट किया जा रहा है अवाम से, उसके हवाले से बात करेंगे आज की हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा, सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, महंगाई की शरह में इजाफा होगा। हुकूमत जो है उस इजाफे के लिए तैयार तो बैठी है लेकिन आमदन में इजाफा नहीं होगा। अवाम कैसे ये बोझ बर्दाश्त करेंगे, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो 28वीं आईनी तरमीम है इसकी बाज़गश्त है। पीपल्स पार्टी कैसे मुकाबला करेगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नया महाज भी तैयार हो रहा है। नैब जो है वो पीपल्स पार्टी के केस दोबारा से खोलने लगा है। ये क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा करके वापस आ गए हैं। क्या दोबारा से ईरान पर हमले की जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है। अमरीकी अखबार इस हवाले से क्या लिख रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, साबिक गवर्नर सिंध हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। IMF ने 11 शराइत रखी हैं। ये 11 शराइत माननी होंगी। बजट देना होगा। 14% तक महंगाई पहुंच चुकी है। ज़ुबैर साहब आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आगे इससे मेरा ख्याल है ज्यादा ही महंगाई होगी। अभी उसमें सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि ये जंग के जो असरात हैं, जंग तो खत्म हो चुकी है लेकिन उसके असरात जो हैं तेल की सप्लाई के हवाले से, ऑयल पेट्रोल की सप्लाई के हवाले से, वो जाहिर है अभी भी $100 से ऊपर है पेट्रोल की कीमत। और जब जंग शुरू हुई थी तो उससे पहले $60-65 था। तो जाहिर सी बात है इसके असरात हमें पता है कि अभी तक वो उस तरह से प्री वॉर सिचुएशन में हम नहीं गए हैं। So it will take time, and every expert says it will take for several months before oil prices can come down. So if the oil prices remain around $90 or something, which is expected, तो जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ेगी। और फिर एक और वजह जो महंगाई बढ़ने का होगा लाजमी सबब, वो हमारा जो बजट आएगा, उस बजट में जाहिर सी बात है आप जो टैक्स का तखमीना बताया जा रहा है, इस वक्त हम तकरीबन इस साल क्लोज करेंगे 13 ट्रिलियन के अराउंड टैक्स कलेक्शन, और वो बताया जा रहा है 15.3 या 15.4 ट्रिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 2-2.5 ट्रिलियन रुपए जब ज्यादा आपने लेने होंगे तो आप उन्हीं लोगों पर इम्पोज करेंगे टैक्सेस जो इस वक्त दे रहे हैं, और वो सेक्टर्स को फिर छूट दे दी जाएगी जो सेक्टर्स अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सो जाहिर सी बात है महंगाई का तो इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशनरी बजट होगा, उसके इम्पैक्ट और ज्यादा इन्फ्लेशन पर आएंगे। अभी राइट नाउ देखा जाए तो इन शराइत में हमने ये भी मान लिया कि हम सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। हमने ये भी मान लिया है 430 अरब के इजाफी टैक्स बढ़ाए जाएंगे। 15 ट्रिलियन की जो आप बात कर रहे हैं टैक्स टारगेट भी रख दिया गया। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और फॉर इंस्टेंस पॉसिबल है तो फिर जाहिर बात है किसने देना है? मैंने, आपने, अवाम ने देना है ये टैक्स। क्या अब पाकिस्तान की अवाम जो है वो ये बर्दाश्त कर सकती है? एक तो मेरा ख्याल है हुकूमत हो या IMF हो, उनकी इतनी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये कौन सा बजट दिया गया था मिलजुल के जिसमें हमने वो अहदाफ फिर हासिल भी किए थे। ये जो अभी साल चल रहा है, फिस्कल ईयर चल रहा है, इसमें 14.1 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया टैक्स कलेक्शन का, एंड विद इन फ्यू मंथ्स इनटू द फिस्कल ईयर रियलाइज किया गया कि 14.1 ट्रिलियन तो नहीं होगा। तो एक टारगेट को रिवाइज किया गया डाउनवर्ड्स। उस टारगेट को जो रिवाइज किया गया था डाउनवर्ड्स, एज ऑफ अप्रैल पाकिस्तान इज शॉर्ट बाय $680 बिलियन उसके अगेंस्ट, और जब तक जून खत्म होगा तो तकरीबन $800 बिलियन का। सो जब आप टैक्स का टारगेट देते हैं तो वो इतना अनरियलिस्टिक होता है, क्योंकि उसकी अनरियलिज्म की जो सबसे बड़ी वजह होती है, लेकिन दो तरीके हैं आपके टैक्स को बढ़ाने के। इसमें तो कोई शक नहीं कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए और उसी से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, ये तो इसमें तो दो राय नहीं है।
प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी इकोनॉमिस्ट से अगर आप पूछेंगे। एक ये होता है कि आपने टैक्स बढ़ाने के लिए जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं या सेक्टर्स हैं उन पर टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। और उस पर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि दैट विल ड्राइव अवे द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि ये तो हम इस बिजनेस मॉडल के तहत और इतने हाई टैक्स मॉडल में हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते, जो कि पाकिस्तान की एक हकीकत है कि पाकिस्तान पूरे खत्ते में हाईएस्ट टैक्स रेट्स है। दूसरा ऑप्शन जो होता है, जो सही ऑप्शन होता है, कि पहले आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट दें और ऐसा बजट दें जिससे इकोनॉमी एक्सपैंड हो, और इकोनॉमी एक्सपैंड होगी ताकि आप बेशक आप उसका टैक्स रेट्स को कम भी करेंगे तो ओवरऑल आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी। ये बड़ी लॉजिकल बात है। हम देखते हैं शॉर्ट टर्म, आईएमएफ देखते हैं शॉर्ट टर्म कि इस क्वार्टर में अचीव करना है, इस साल में अचीव करना है, बजाय कि अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी को देखेंगे तो फिर आज के एक्शंस को आप कल के रिजल्ट्स में नहीं आते हुए देखेंगे, सर बल्कि आईएमएफ ओवर अ को पीरियड ऑफ वो टाइम, आपकी वाली साल बात है दो कि साल। आईएमएफ को पाकिस्तान का पेन तो नहीं है, पाकिस्तान को पाकिस्तान का पेन या हुकूमत को पाकिस्तान का पेन होना चाहिए और इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल आप टैक्सेस की बात कर रहे थे, पेट्रोलियम लेवी पर जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 166% है। मतलब यानी पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि लेवी जो है वो डायरेक्टली फेडरल के पास जाती है, इस वजह से बड़ा आसान है उसे टैक्स करना, लेकिन सर देयर इज लिमिट टू इट ना। मतलब यानी आप किस हद तक आगे जा सकते हैं? आबनाए हुरमस तो बंद है। अच्छा, उसमें भी अगर आप देखें कि जुल्म है कि इस वक्त जो इस साल का टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो तकरीबन 1.4 ट्रिलियन है, 1.2 ट्रिलियन आ चुके हैं। अब आईएमएफ की शर्त ये है कि पेट्रोल और डीजल पर 160 रुपए होना चाहिए पेट्रोलियम लेवी, इस वक्त 117 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। तो अभी तो वो बढ़ाना है, फिर जो 1.4 ट्रिलियन से बढ़ा के नेक्स्ट ईयर का जो तखमीन है वो 200 तकरीबन 50 बिलियन उससे और ज्यादा ले रहे हैं। सो वो और ज्यादा बढ़ेगा। जो 166% इफेक्टिव टैक्स रेट आप बता रहे हैं, जो कि बताया गया आईएमएफ ने बताया है, तो आप सोचे कि वो कहां तक पहुंच जाएगा, एंड हु आर द पीपल हु विल सफर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। मतलब आप अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा के पेट्रोलियम लेवी देंगे, क्योंकि अगर आप एक मोटरसाइकिल वाले को, एक छोटी कार वाले को आप इतना हैवी टैक्सेशन करेंगे जिसका उसके पास ना इनकम से कोई रिलेशनशिप है और ना ही इनकम से, मतलब जो इनकम वो कमा रहा है कि जी आप इस स्लैब पे आते हैं, इस स्लैब पे, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। whoever you are, you have to pay that much of tax। तो उसके पास ऑप्शन क्या बचेगा? उसकी इनकम ग्रो नहीं हो रही, रियल वेजेस नीचे गिर रही हैं, तो आप उसको मार के और किसी ना किसी तरह से टैक्स ज्यादा कलेक्ट करें ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है और जो हमारे अखराजात हैं उसको हम सहारा दे सकें और उसको हम ज़ाहिर मैनेज कर सकें। अब अगर सर इस सारे मामले में एक और जो हम बात सुन रहे हैं वो ये है कि एनएफसी में जो है वो रद्दोबदल होगी, 28वीं तरमीम आएगी, नए सूबे बनेंगे, थोड़ा सा जो हमारा फेडरल जो विफाक है वो हमेशा से डेफिसिट में चला जाता है, सूबों के पास ज़्यादा फंड होता है, उसको काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। एक तो पहले ये आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल ये लगता है कि एनएफसी पर पीपल्स पार्टी मान जाएगी और ये हो भी जाएगा? जिस तरह से 26वीं 27वीं तरमीम हुई है, 28वीं भी चले, इस तरह हो भी गई अगर, तो कितना एक आप समझते हैं इसका असर आएगा? और फिर विफाक जो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते और उसके पास फिर पैसे हुआ करेंगे। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए जाहिर सी बात है बहुत ही मेजर चैलेंज होगा, और ये जो 26वीं या 27वीं अमेंडमेंट्स जो होनी थी उसमें जो चीजें थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ के ये चैलेंज है, बिकॉज इसमें पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरी जो लोग हैं वो उससे बराह रास्त अफेक्ट होंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि एक इशू हुआ था पिछले 3 साल में जिसमें आप ये कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट ने बैकआउट किया था, वो कैनाल्स का इशू था। और उसकी एक वजह ये थी कि जो आपकी नेशनलिस्ट पार्टीज थी सिंध की, दे वर अप इन आर्म्स और उन्होंने धरना शुरू कर दिया था, एंड इट फोर्स्ड पीपल्स पार्टी टू आल्सो जॉइन दैट प्रोटेस्ट, और फिर उसकी वजह से वापस लिया गया था वो प्रपोजल। दिस इज फार मोर सेंसिटिव फॉर द पीपल ऑफ सिंध। बाकी सूबों की तो मैं बात अलग से कर लूंगा, बट सिंध के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ जाहिर है सिंध में है,
उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उससे डायरेक्टली रिलेट करेगा। आप सिंपल सा ये अगर मैसेज जाएगा कि वफाक की तरफ से आपको जो अभी पैसे मिलते थे उससे कम मिलेंगे बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है वो तो रिएक्शन होगा। और अभी भी वफाक से वो जो 58% का फॉर्मूला है, 58% तो मिलते भी नहीं उनको। दूसरी बात ये है कि ये जो एक एस्पेक्ट है कि जी वफाक के पास बचते कम है, अरे तो ये किसने डिटरमिन किया, फैसला कैसे कर लिया कि वफाक के पास एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज द मनी इज फार बेटर देन द प्रोविंसेस, ये कहां से एज्यूम कर लिया? अगर मैं वफाक को देखूं तो वो कोई ऐसी उन्होंने कोई जबरदस्त एग्जांपल तो नहीं कायम की, ये रेलवे तो सर वाइस वर्सा सूबो ने भी तो ऐसी एग्जांपल कायम नहीं की ना। व्हेन दे टॉक अबाउट कि आपको पैसा दे रहे हैं, आप सिंध में लगाएं, केपी में हम आपको दे रहे हैं, केपी में लगाएं, पंजाब में सिर्फ लाहौर में लगता हुआ नजर ना आए, पंजाब के दीगर शहरों में भी नजर आए, तो दिस इज अ क्वाइट वैलिड आर्ग्यूमेंट। जी, तो वो भी वैलिड आर्गुमेंट है, लेकिन इसका ओपिनियन मैं ये नहीं कहता कि जो लोग कहते हैं कि जी इसमें कट करना चाहिए और वफाक के पास ज्यादा छोड़ना चाहिए, उनका भी एक उसमें भी वजन है। क्योंकि मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान में बिफोर द 7th एनएफसी अवार्ड या 18th अमेंडमेंट आने से पहले जो सिस्टम था वो भी फेल हुआ था, और ये इम्प्लीमेंट होने के बाद भी फेल हुआ। दोनों में अवाम तक कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं पहुंचा, बल्कि अगर हम देखें तो बदतदरीज अवाम की हालत जो है और पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स है वो खराब से खराब तर ही होते चले गए हैं। एट द सेम टाइम अदर कंट्रीज हमारे से पीछे जो थी, बांग्लादेश को ले ले फॉर एग्जाम्पल, उनका पर कैपिटा जीडीपी हमारे से बहुत पीछे था, अब 50% हायर है। इंडिया पहले पीछे था, हायर है अब, और दूसरी कंट्रीज वियतनाम, कंबोडिया वगैरह सब उठा के देख लें। सो पाकिस्तान इकोनॉमिक मॉडल हैज बीन अ फेलियर, अ मैसिव फेलियर। मतलब ग्रोथ रेट ही अगर आप देख लें बांग्लादेश और इंडिया की पिछले 10 साल में 6.5% तकरीबन एवरेज रही है, उससे भी थोड़ी ऊपर, और पाकिस्तान की 3-3.25% रही है। तो आप खुद बताएं कि इकोनॉमिक मॉडल में चेंज तो होना है। उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बजाय कि वो ये हम उस प्रॉब्लम की तरफ जाए, हम ये कहते हैं कि इसको इतना पैसा रोक दो, इतना। पहले बात ये कि अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? अकाउंटेबिलिटी आती है आपकी रूल ऑफ लॉ से, आती है इलेक्टोरल प्रोसेस की फेयरनेस से, जुडिशियल प्रोसेस की फेयरनेस से। आपने नन ऑफ दोज थिंग्स वो इंप्लीमेंट की हुई और आप सिर्फ पैसे के बंटवारे पर कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक दोनों तरफ से आर्गुमेंट होते हैं, और ये समवेयर इन द मिडल जाके ये कोई ऐसा अचीव करने की जरूरत होगी, वो भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 5 years हो सकता है पीपल स्टार्ट टू रिएक्ट टू द चेंजेस, बट सम काइंड ऑफ अ चेंज इज अ मस्ट। जुबैर साहब कि फाइनली आपसे ये कमेंट चाहूँगा कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, इन्होंने कहा है कि हम मंगल को एहतजाज करेंगे और इनकी जानिब से मुतालबा ये रखा गया है कि इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करें, और राइट नाउ ऐसी कोई कंडीशन नहीं नज़र आती कि इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो ये एहतजाज अलामती एहतजाज होगा, वैसे ही एहतजाज होगा जो इतना अरसे से हम सुनते आए हैं कि वो आती हैं, कुछ लोग निकलते हैं, एहतजाज कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं, या फिर वाकई दिस टाइम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, दे मीन इट, दे वांट सम मूवमेंट, और ये लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इसका कोई रिजल्ट निकले? ये अभी मंडे को हमारी मीटिंग है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की मीटिंग है, तो उसमें ये चीजें डिस्कस होंगी थ्रेडबेयर। अभी 2-4 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी, बट उसमें इतनी डिटेल भी नहीं, जब सेनेटर मुश्ताक ने ज्वाइन किया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। तो अभी मंडे को शाम को मीटिंग रखी है अचकज़ई साहब ने, और उसमें तमाम लीडरशिप, पीटीआई की भी लीडरशिप मौजूद होगी। तो उसमें ये जो आपका सवाल है उसके हवाले से तमाम थ्रेड पे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सिचुएशन, द प्रेजेंट सिचुएशन, जिसमें इमरान खान की मर्जी के डॉक्टर्स को भी आप एक्सेस ना दें, और जाहिर सी बात है उनके केसेस के हवाले से, उनकी इम्प्रिजनमेंट के हवाले से, दूसरे जो असीरान हैं उनके हवाले से, पाकिस्तान के ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। सो एवरीथिंग जो इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उसका थ्रेड पे डिस्कशन होगा, एंड लायामल फिर उसके बाद अनाउंस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने। बहुत शुक्रिया कायरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 28वीं तरमीम के हवाले से बाज़गश्त है, दो के बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस हवाले से आज वो कही गई हैं वज़ीर कानून की जानिब से। मैं आपको बता भी देता हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि NFC पॉपुलेशन और फिर जनूबी जो पंजाब का सूबा था, इस हवाले से बहुत सारी चीजें थी जिन पर हम चाहते हैं कि बैठें, लेकिन हम पहले अपने जो हलीफ हैं उनको एतमाद में लेंगे, फिर आगे कोई बात होगी। क्या कहेंगे 28वीं तरमीम के हवाले से अगर ये आती है तो? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि तरमीम इटसेल्फ कोई बुरी नहीं है, इसलिए कि तरमीम क्या होगी। तरमीम तो आइन के अंदर अमेंडमेंट करने का, एक लिविंग डॉक्यूमेंट को हालात के मुताबिक ठीक करने का या जरूरत के मुताबिक कानून साजी का एक तरीकाकार है। सवाल यह है क्या अभी तक जो आपने फरमाया इसका कोई ड्राफ्ट की सूरत में ये डिस्कशन हमारे सामने नहीं आई। आपने फरमाया कि आज आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है, यकीनन अगर लॉ मिनिस्टर के मुंह से ये बातें निकली हैं तो इसमें एसेस होगा, यकीनन होगा। अब ये किस फॉर्म में है, वो क्या चाहते हैं, किस किस्म का वो एजेंडा हमारे सामने खोलते हैं, अभी हमारी जमात के साथ उन्होंने ये डिस्कशन शुरू नहीं की। शुरू होती है तो फिर जमात के अंदर, यानी अगर क़यादत के साथ वो शेयर करेंगे या हमारे चंद लोगों के साथ पार्लिमानी पार्टी में, तो फिर हमारी CAC में भी डिस्कशन आएगी, जैसा माजी में होता रहा। तो फिर हमें पता होगा, हम आपके साथ बेहतर जो है डिस्कशन कर सकेंगे। एक बात तय है कि अगर वफाकी निज़ाम के या सूबाई खुद मुख्तारी के, इंसानी हकूक के, सूबों के जो इख्तियारात हैं उसमें कमी का, तो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उस पर बड़ा वाज़ेह है। अगर किसी इशू पे हुकूमत का मौक़िफ़ हमसे मुख्तलिफ है या वो कोई नई चीजें हमारे सामने रखना चाहते हैं तो वो रखेंगे, वो उस पर डिबेट करेंगे। और हम ये नहीं हैं, पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती कि हम कोई बात नहीं सुनेंगे। हम कहते हैं आइए बैठिए, अगर कोई लॉजिकल बात होगी तो जरूर उस पर माइंड अप्लाई करेंगे, मुल्क के मफाद अवाम के मफाद में होगी तो देख लेंगे, लेकिन अभी फर्ज है। तो मेरे पास अभी तक कोई लेकिन कायरा साहब, पिछली 27वीं तरमीम जब हुई थी तो आप लोगों ने उनको कैटेगोरिकली कहा था कि NFC पे बात नहीं होगी और उस टाइम पे रुक गया था। फॉर इंस्टेंस अगर 28वीं तरमीम में ये मामला आता है तो अभी तक आप लोगों का NFC के हवाले से मौक़िफ़ अटल है कि आप NFC पे कोई बात करने को तैयार नहीं है? देखिए, हम NFC पे बात करने को तैयार हैं। NFC का तो एक फार्मूला है, उस फार्मूला के अंदर, आइन के अंदर एक लिखा हुआ है कि आप उसको अपवर्ड अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर उसके अलावा कोई बात है आप करना चाहते हैं तो लाइए तो सही ना, पहले वो बात सामने तो आए वो क्या है। अभी तो ये इस फार्मूले को छेड़ेंगे, क्या करेंगे छेड़ के। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो कौमी मिजानिया है उसमें वफाकी हुकूमत जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो उनका शेयर आता है वो भी सफिशिएंट शेयर है। लेकिन अगर वो सूबों के साथ कोई बर्डन अपना शेयर करना चाहते हैं या कोई मजबूरी है, कोई इशू है, तो वो सामने लाएंगे तो बात होगी ना। अभी तो अंदाजे हैं, अभी तो एक हेयर से के ऊपर गुफ्तगू है और मुझे एक जमात के सियासी कारकुन के तौर पे हेयर से को डिबेट में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि फर्ज करें मैं कोई बात करता हूँ और हुकूमत कहती है, मीडिया में वो आती है और हुकूमत जवाब देती है कि हमने तो ऐसी बात को की ही नहीं, तो मैं किस मुंह से रह जाऊं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। एकदम से नैब का मुतहर्रिक हो जाना, चाइना कटिंग का मामला जो है वो लियारी में, उसके हवाले से फाइलें खुल जाना, 8 अरब का केस में दोबारा से वो इंक्वायरी से लेके इंक्वायरी स्टेज से इन्वेस्टिगेशन पे चले जाना, ये एकदम से क्यों हो जाता है? इसकी माजी की तो तारीख कुछ और तरह की है और उस माजी की तारीख को सामने रखते हुए लोग जो सवाल उठाना शुरू हो गए हैं, इस पे आपको भी तवज्जो देनी चाहिए और नैब को भी वजाहत करनी चाहिए, मीडिया को भी इसको प्रोब करना चाहिए, हम भी प्रोब करेंगे। अमूमी तौर पर तो यही होता है कि हमारे यहाँ जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती आई है और नैब को एज अ इंस्टीट्यूशन उसे यूज किया जाता रहा है, तो आपकी भी राय यही है कि आप दोबारा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ बात ये जा रही है? मैंने कहा ये बात सुन रहे हैं, आपने कहा और लोग भी कह रहे हैं, तो ये इसको आपको भी देखना चाहिए, मीडिया को, हम भी देखें।
और अगर ये बात सदाकत वाली है, इसमें सच है, तो बिल्कुल इस पे हम सबको आवाज उठानी चाहिए कि नैब का इदारा जो है ये एहतसाब करने का है, इंतकाम लेने का या बाजू मरोड़ने का नहीं। और अगर ये ऐसा करेगा तो बिल्कुल सारी कौम कश के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। और हम तो मुतालबा कर रहे हैं, इसीलिए जब पीपल्स पार्टी कहती है कि नैब को खत्म कर दो, हमारे कई लोगों की राय है ना ये पीपल्स पार्टी में, इस इदारे को खत्म कर दें, क्योंकि ये तो इंतकाम का इदारा है, ये तो हुकूमतों के हाथों में खेलने वाला है। तो अगर नैब खुद अपने आप को साबित करेगी कि वो ऐसा ही इदारा है, तो अल्टीमेटली किसी दिन इसका सामना ऐसा हो जाए। ठीक, बजट के हवाले से आपने 4 रुकनी कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ भी देगी, हुकूमत की जानिब से जो तजावीज़ आएंगी उनको भी देखेगी। लेकिन सर ये तो IMF डिक्टेटेड बजट है ऑलरेडी, इसके हवाले से बड़ी डिबेट हो रही है क्योंकि 11 जो शराइत हैं वो तो IMF की जानिब से ही खाली रख दी गई हैं टैक्स में इजाफे के हवाले से। फिर जो अभी इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई हुई है। तो क्या इस कमेटी के पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे, ये कोई अपनी इनपुट्स दे के मनवा भी सकेगी क्या, या फिर आप ऑलरेडी से प्रिसीव किए हुए हैं कि ये ज़ाहिरी बात है इतना स्कोप नहीं है चूंकि IMF डिक्टेटेड बजट आ रहा है और 11 शराइत और मुख्तलिफ शराइत जो IMF की जानिब से रखी गई हैं? देखिए एक बात तो ना जी, बजट अब हमारे मुल्क में मेरी नजर में, हो सकता है जी मेरी गलती हो, लेकिन मेरी नजर में यह अहम डॉक्यूमेंट नहीं रह गया, इसलिए कि इससे कौम की जो तरक्की का मेयार है ना वो तय नहीं होता, ये उसका इंडिकेटर नहीं है। आपने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक टारगेट देना है, ऑलमोस्ट अंदाजा होता है इस साल कितना रेवेन्यू आया, अगले साल क्या हो सकता है, 10, 15, 20% उसको टारगेट को बढ़ा के दे दिया जाता है। आपको भी पता होता है, जिन्होंने बजट पास करना है उनको भी पता होता है कि ये रैशनल टारगेट नहीं है, इसलिए वो अचीव नहीं होता। एक आध साल में ऐसा हुआ कि वो टारगेट जो रखा गया वो अचीव हुआ, थोड़ा सा उसके बियॉन्ड भी गया, लेकिन जो FPR की इस्तेदाद है और फिर नेचुरली इंटरनेशनल और नेशनल हालात जो रीजनल है वो भी आपकी इकोनॉमी को अगर श्रिंक कर देते हैं तो रेवेन्यू कम हो जाता है। तो ये टारगेट तो ऑलमोस्ट पता होता है क्या है। इसी तरह नॉन टैक्स का भी कोई मोर और लेस अंदाजा होता है, जो एक्सपेंडिचर है उसका भी तकरीबन अंदाजा होता है, इन सैलरीज है, पेंशन है, इसी तरह डेट सर्विसिंग है और डिफेंस एक्सपेंडिचर मोर और लेस पता होता है कि आपने कितना करना है। वो अपने अपने GDP के रेशो के मुताबिक मोर और लेस उसके अंदर अंदर रह के चलना होता है। तो रह गया बाकी आपका PSDP, वही उसके ऊपर डिबेट होती है मोस्टली। बाकी एक अच्छी एक्सरसाइज है। सो मैं समझता हूं कि आप IMF की रजीम में हैं, IMF आपको कह रहा है ना जी कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लें, उसकी शराइत बढ़वा लें, आप अपना टैक्स रेवेन्यू बेहतर कर लें, नॉन टैक्स बेहतर कर लें या एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लें। अपने बजट को बैलेंस करने के लिए आप कोई मजीद सब्सिडियां या मजीद कोई कर्जे नहीं लेंगे, ये उसकी शराइत है। हमें वो शराइत कबूल नहीं है तो बिस्मिल्लाह, हमें चाहिए ना कि IMF को कहें थैंक यू वेरी मच, हम अपना पेट काटते हैं, बेल्ट टाइट करते हैं, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं, रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं, तो IMF ऑटोमेटिक छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हुकूमत ने, जाहिर बात है आप दोनों का जब कोलिशन हुआ था तो उस टाइम पे आप दोनों के दरमियान एग्रीमेंट भी हुआ था, साथ तभी बैठे थे। आप समझते हैं हुकूमत ने इतना टाइम गुजारने के बाद जो आपसे वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं और हुकूमत आपकी एक्सपेक्टेशन पे मुस्लिम लीग नून की पूरी उतरी है? आगे का सफर तो क्या होगा वो खैर आने वाला वक्त बताएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इस दफा भी PSDP प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर भी हमारा ये मौकफ होगा कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि PSDP में हमारा भी तजावीज जो है उनको आप अकोमोडेट करेंगे। माजी में हमारा गिला है कि नहीं किया, पंजाब में हमारा गिला है कि जो हमसे प्रॉमिस थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये गिला तो हम रोज सुनाते हैं आपको, उन तक भी पहुंचाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हम इस वक्त हुकूमत को किसी मुहिम में नहीं डालना चाहते, इसलिए कि मुल्क के हालात इस बात के मुतकाजी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी डेलिकेट सूरत हाल को संभाले हुए है। अगर कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है और पाकिस्तान दुनिया में कोई मुमताज मकाम बना रहा है अपना, जिसका कौमी तौर पे भी फायदा होगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको शेक नहीं करना चाहती।
लेकिन हमारे गिले शिकवे अपनी जगह मौजूद। ये गिले शिकवों को देखते हुए और खसूसन 28वीं तरमीम के रूमर्स को सुनते हुए पीटीआई ने हाथ बढ़ाया। आपकी जानिब पीटीआई कहती है कि अगर कोई पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हुकूमत से या फिर कोई आईनी तरमीम के आने के हवाले से, तो हम उनके साथ खड़े होंगे और उनके साथ चलेंगे। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए जी, अगर ऐसा है तो चले, देर आए दुरुस्त आए, कफर टूटा खुदा खुदा करके अब वो बाकी जमातों के साथ डायलॉग पे आए तो सही। सवाल ये है कि वो उनमें से किसने कहा है, क्योंकि पीटीआई का भी एक अलमिया हुआ पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम देयर ओन प्रॉब्लम्स, एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां पे कोई एक सेट ऑफ लीडर्स नहीं है, ग्रुप नहीं है जो सारी पॉलिसी को नीचे से मशावरत करने के बाद, क़यादत से मशवरा करने के बाद वो कोई एक पॉलिसी दे सके। लिहाजा एक अगर कोई सेक्शन ऑफ उनका जो कहता है कि ये काम करना चाहिए, दूसरा कल उसको बिल्कुल अपोज कर देता है। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने भी किया, ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी किया, ये बाकी लोगों से भी होता रहा। तो अगर पीटीआई की तरफ से यूनानिमसली कोई ऐसी बात आती है तो हम तो बहुत अच्छे से कह रहे हैं पीटीआई को कि आइए बैठ के इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने, फेयर एंड फ्री इंतखाबात के निकाह और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के ऊपर बात करें। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। हमने तो खान साहब को जब वो हुकूमत में थे तब कहा, जब हम अपोजिशन में थे और जब उनकी हुकूमत चलेगी उस वक्त भी कहा, जब अब ये नई हुकूमत आई तब भी कहा। हमारी तरफ से तो कभी इंतजार नहीं है, तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर जीबी के इलेक्शंस के हवाले से आप चूंकि वहीं पे मौजूद हैं, जेयूआईएफ से आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं, क्या वहां पे अपडेट्स हैं? हमने 23 सीटों में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और एक सीट के ऊपर हमारा जेयूआई के साथ एडजस्टमेंट हुई है। यही सूरत हाल है और हम पूरे जोर से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन में है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद का इज़हार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रंप इंतजामिया की धमकियां बदस्तूर जारी हैं। अगर ईरान डील पर ना आया दोबारा से जो है उस पर हमले शुरू हो जाएंगे। साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका में सीनियर रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी के साथ जो है काम करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या कहते हैं अमेरिका में जो राइट नाउ ट्रंप के जो चाइना विजिट के बाद है, एक तो क्या सूरत हाल है, किस तरह से देखा जा रहा है चाइना के विजिट को, और फिर जिस तरह से अमेरिका की जानिब से ईरान को धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या वाकई ये बात कह सकते हैं हम कि अमेरिका किसी भी टाइम पे रिज्यूम कर सकता है स्ट्राइक्स को? देखिए, मैं बिल्कुल बल्कि इस तनाजर के साथ आज वॉशिंगटन डीसी अभी तो असेस कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा कैसा रहा है, और मैं डार्ट्स में लाता हूं अभी एक सेकंड में, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि आज अमेरिका के अंदर बड़े बड़े अखबारें, बड़े बड़े जरीदे क्या सुर्खियां दे रहे हैं। CNN ने कहा है कि ईरान की डील के बगैर चाइना से वापसी। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं, अब CNN कह रहा है कि अब हमले के बगैर क्या चॉइस मौजूद है। दूसरा अगर देखा जाए तो आपने जो कहा है कि अमेरिका धमकियां दे रहा है, ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी ईरान ने भी दे दी है। अब उसमें टेलीग्राफ कह रहा है कि हाउ ट्रंप लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द समिट। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कह रहा है कि चाइना लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एंड डाउन प्लेइंग द प्रेसिडेंशियल विजिट। जो एक सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि एक मिला जुला रिस्पॉन्ड है कि चाइना खामोश है, अमेरिका बोल रहा है, और जो अलामिया सामने आए उसमें चाइना के अलामिया के अंदर ईरान का जिक्र ही मौजूद नहीं है। अब आते हैं हमले की तरफ, जो अगर आप कह रहे हैं कि शायद मुमकिन हमला, लेकिन देखें वो उसको आप यू कैन नॉट टेक आउट ऑफ द क्वेश्चन। दो चीजें रिसेंटली हुई हैं जो खट्टा मीठा रिस्पॉन्ड आ रहा है। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफा उन्होंने अपनी एटॉमिक सबमरीन उसकी लोकेशन को डिस्क्लोज किया जिब्राल्टर के पास व्हेन ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द खलीज फारस। और उसके बाद लेकिन जो इस वक्त मूड देख रहा हूं पूरी दुनिया का, वो मूड ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुके हैं। आबनाए हरमुज के अंदर 1550 जहाज फंसे हैं, 23,000 के करीब सेलर इस वक्त जिंदगी मौत की कशमकश में वहां मौजूद हैं। अभी 3 दिन पहले यूनाइटेड किंगडम ने मिलके 40 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिलके एक ऑनलाइन मीटिंग की। बरतानिया और फ्रांस लीड ले रहे हैं कि वहां पे जाके इन क्राइसिस को खत्म किया जाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम अब अच्छा लगना शुरू हो चुका है। अगर अग्रेशन होता है
तो ईरान विल बी आइसोलेटेड बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो मेरा 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 ये मेरी नजर में ये सारी चीजें हैं। दूसरा, यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस दौरे पे जाने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारा ब्लॉकेड काम कर रहा है, हम जल्दी में नहीं है, ईरान इज इन द कॉर्नर, ईरान एक कॉर्नर में है, बंद गली में फंस चुका है, हमारा ब्लॉकेड काम कर रहा है। लेकिन इस दौरे के बाद जो ईरान की तरफ से आया, उन्होंने कहा जी हरमुज खुला है, लेकिन सिर्फ हमारे दोस्तों के लिए खुला है, हमें आप नोटिस दें और पास कर जाएं। लेकिन सिचुएशन अभी तक गंभीर है। अभी राइट नाउ जो अमेरिका के अंदर रिपब्लिक पॉलिसी आप किस तरह से देख रहे हैं? सीएनएन में इससे पहले जो सर्वे आया था उसमें तकरीबन 55% जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं ख़ुसूसन ईरान के हवाले से ये जो जंग है इसको डिसअप्रूव किया था। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा, बल्कि इसकी सबसे बड़ी इसका प्रूफ तो सामने आ चुका है। जो रेजोल्यूशन आया था ईरान की जंग के हवाले से, बेयरली वो पास हुआ, सिर्फ एक सेनेटर के वोट की वजह से, बल्कि 3 रिपब्लिकन सेनेटर जो थे वो भी हमदर्दियां चेंज कर चुके थे। तो वार इज कंप्लीटली अनपॉपुलर। इस वक्त अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी और रिपब्लिकन लीडरशिप वो चाहती है कि जल्द अज जल्द इसको सॉल्व करके तो मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी की जाए। और नंबर 1 इस वक्त इशू और क्राइसिस अमेरिका के अंदर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त नंबर 1 इशू महंगाई है। तो वो रिपब्लिकन पार्टी भी चाहती है कि इसको वी हैव टू मूव ऑन। और दूसरा, एक सबसे बड़ा सवाल किया जाएगा इस इलेक्शन में कि क्या ये जंग वाकई अमेरिका की जंग थी या सिर्फ हम इजराइल को खुश करने के लिए वहां गए थे। इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दौरे को 1972 का निक्सन के दौरे से कंपेयर कर रहा था अगले दिन बैठ के, कि उस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन गए थे वियतनाम से निकलने के लिए, चाइना से मदद लेने के लिए। आज हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी इसी सिचुएशन में थे। पाकिस्तान उस वक्त भी सफारती बुलंदियों पे था, और आज भी मेरा वतन अजीज जो है दुनिया के हर कैपिटल में डिस्कस हो रहा है। और आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, रिपब्लिकन्स को कितना नुकसान हुआ है इस जंग की अगर बात की जाए? मिड टर्म इलेक्शंस की आप बता रहे हैं कि वो तैयारियां कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से हम इससे निकल के तैयारियों को अपनी बूस्ट अप करें। राइट नाउ रिपब्लिकन्स को आप क्या समझते हैं, किस हद तक डैमेज हो चुके हैं, और क्या डेमोक्रेट्स फिर अब इस मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी जगह ले लेंगे? कामयाब हो गए, और अमेरिका को उन्होंने पिक्चर दिखाई, रोजी पिक्चर, कि आप 2 दिन आएंगे, रिजीम गिरेगी, रजा शाह पहलवी आएंगे, तेहरान में इजराइल की एम्बेसी खुलेगी और आबनाए हरमुज हमारा होगा। और इस ट्रैप में व्हाइट हाउस आ गया। और आज आप देख लें कि अब सबसे बड़ा नंबर 1 इशू है चाइना के दौरे से। अभी CNN की खबर है कि ईरान की डील के बगैर वापसी। तो मेरे ख्याल में इसमें मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि चाइना खामोश है, सिर्फ अमेरिका बोल रहा है। लेकिन देखें, 30 लोगों के 30 मुख्तलिफ कंपनीज के CEOs को वहां ले जाया गया, लेकिन इकोनॉमिक भी कोई बड़ी डील ना ला पाए। सिर्फ 500 बोइंग बेचने का इरादा था, लेकिन सिर्फ 200 बोइंग्स के ऊपर मुआहदा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इट्स अ बिग क्वेश्चन, एंड रिपब्लिकन्स दे आर कंसर्न्ड। हमारी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, परेशान है, फिक्रमंद है। साजिद साहब, आप ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन राइट नाउ, उसके रियलिस्टिक अगर व्यूज आम आवाम से बात की जाए तो क्या है? क्योंकि गैसोलीन की प्राइसेस तकरीबन जंप कर गई थी, $5 के करीब थी, 4.60 थी। तो अब प्राइसेस क्या है गैसोलीन की? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो आबनाए हुरमस के बंद होने से तेल की तो हम पैदावार जो है मुतासर होते हुए देखते हैं या तरसील उसकी, लेकिन जो आप क्या समझते हैं कि बाकी अशिया खुर्दोनोश में कितना फ़र्क आया, कितना इजाफा हुआ है? देखिए रियलिटी, एवरेज अमेरिकन जो है उस बेचारे को यही नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ईरान आबनाए हरमुज से अमेरिका में एक भी तेल की बूंद वहां से नहीं आ रही, लेकिन यहां पे ऑयल कंपनियां जो है वो मजे लूट रही हैं। पेट्रोल प्राइसेस $5 से बढ़ चुकी हैं, कई स्टेट्स के अंदर तो $7 को हाथ लगा रही है। और एवरेज अमेरिकन बेचारा 2-2 जॉबें करके गुजारा कर रहा है। मैं अगर मुझसे जाती तौर पे पूछें, अभी तक कोविड-19 के बाद से सप्लाई चेन रिस्टोर ही नहीं हो पाई थी, अभी तक उस बुखार से ही नहीं निकले थे अमेरिकन बेचारे, अब इसमें फंस गए हैं। मैं यहां पर यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त कई कंपनियां, कई ममालिक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आबनाए हरमुज खुले ही ना, वो पैसे बनाते रहें।
देखें इस वक्त रशिया खुल के पैसे बना रहा है, आप देखें कई कंट्रीज, अच्छा, और उसमें ऑयल कंपनियां बिलखसूस, आप देखें अमेरिका के अंदर किस तरीके से फ्यूचर बाइंग या ऐसा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है फ्यूचर बाइंग पे, स्पेकुलेशंस पे, कि कंपनियां जो आप अरामको का देखें, सऊदी अरेबिया कंपनी, उनकी इनकम रिपोर्ट देखें, आप शेल कंपनी है उसकी इनकम रिपोर्ट देखें, और मैं जिस तरह आपको अर्ज किया अमेरिका में एक बूंद भी वहां से गुजर के नहीं आती, लेकिन यहां पे लोग जो है वो बेचारे महंगाई में पिस रहे हैं, लोग अब बेजार हैं, तंग हैं, लोग रिलीफ चाहते हैं, और अगर उन्हें बर वक्त रिलीफ ना दी गई तो रिपब्लिकन पार्टी, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि डेमोक्रेट पार्टी नहीं जीतेगी, रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी। आप मुझे ये बताइएगा कि कांग्रेस से इजाजत दोबारा से ट्रंप लेंगे, चूंकि पहले भी ये बात हुई थी कि 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो फिर उस पे ट्रंप ने कहा था कि हम ये जंग तो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, अब दोबारा से अगर हमले होते हैं तो कांग्रेस से इजाजत ली जाएगी? देखिए, मैं इस पे बिलीव करता हूं, लेजिस्लेशन वकीलों का काम है और बड़े टेक्निकल तरीके से उसको बाईपास किया जाता है। वो कहते हैं कि आप 10 फुट की दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट की सीढ़ी बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू द पेपरों के अंदर जो ऑपरेशन है, जंग बंदी कर दी गई है, साथ ही प्रोजेक्ट फ्रीडम खोल दिया गया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकेगा, साथ ही प्रोजेक्ट तीसरा शुरू कर दिया जाएगा। तो दर हकीकत ये लफ्जों का गोरख धंधा है, उसको चलाया जा रहा है बिल्कुल, लेकिन लोग रिजल्ट चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें अब ट्विटर पे फॉरेन पॉलिसी ना सिखाई जाए, हमें प्रैक्टिकल दिखाया जाए कि हमारी महंगाई का, हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है। तो आज अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर जंग बहुत अनपॉपुलर है, बहुत लोग बेजार, बल्कि पूरी दुनिया बेजार हो चुकी है इस जंग से, और लोग चाहते हैं इसका हल निकले, इसका हल दें। हमें ट्विटर के ऊपर, ट्रूथ सोशल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी के भाषण नहीं चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद ताहिर साहब मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में इतना ही। कंबर जदी को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने